हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सीटेट नवंबर 2012 में पेपर फर्स्ट जो हुआ है उसका PYQ आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखें हम पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखें। सीखने संबंधी नियोग्यताएं सामान्यतः 4 ऑप्शन है। ए, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। बी, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। सी, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। डी, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। इसका आंसर होगा ए, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। मतलब कि जो सीखने संबंधी नियोग्यताएं होती है ना, सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, अर्थात इनका प्रमुख कारण वंशानुगत है। ठीक, यानी कि वंशानुगत से तात्पर्य कि माता पिता की जो शारीरिक व मानसिक विकार है उनके संतानों में हस्तांतरित होता है। तो इसका आंसर होगा ए। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक बच्चा जो डैश 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 से ग्रस्त है वह सा और वाज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। ठीक, 4 ऑप्शन है। ए, डिस्मॉर्फिमिया। बी, डिसलेक्सिया। सी, शब्द जम्बलिंग विकार। डी, डिसलेक्सिमिया। तो इसका आंसर होगा बी, डिसलेक्सिया। ठीक, डिसलेक्सिया क्या है? ये पठन विकार है। ठीक, डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है, यानी कि जिसमें बच्चा मतलब कि पढ़ने से जुड़ी मतलब कि एक खास विकलांगता है। ठीक, ये एक शारीरिक अक्षमता है जिसका असर पढ़ने लिखने पर पड़ता है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। देखिए प्रश्न। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। 4 ऑप्शन। पहला प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, दूसरा है इसके चरण 4 दिए हैं, तीसरा पूर्व प्रक्रमण, चौथा श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम है। ठीक, इनका 4 ऑप्शन। ए में 4 3 2 1, बी 3 4 2 1, सी 2 4 3 1, डी 3 1 4 2। तो इसका आंसर होगा बी, 3 4 2 1। मतलब पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा, उसके बाद श्रेणीकरण आएगा, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन और लास्ट में प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। यह चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के क्रमिक चरण हैं। ठीक, आइए चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी। 4 ऑप्शन। ए, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। बी, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। सी, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। डी, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तो इसका आंसर होगा ए, प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऐसे जो बालक होते हैं वो औसत बालकों की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। चलिए हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। देखिए आंशिक पुनर्बलन। 4 ऑप्शन। ए, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। बी, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। सी, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। डी, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ए,
यानी कि आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। मतलब कि अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जो आंशिक पुनर्वलन है इसका तात्पर्य किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना से है, और जबकि जो सतत पुनर्वलन है वो नवीन नवीन प्रतिक्रियाओं का उसमें जन्म होता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पर। देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश 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 होता है। 4 ऑप्शन। ए डिस्ग्राफिया, बी डिस्थीमिया, सी डिस्कैलकुलिया, डी डिसलेक्सिया। तो इसका आंसर होगा ए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब कि यह लिखने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। ठीक, इसमें जो बच्चे पीड़ित होते हैं, हमें लिखने पढ़ने तथा बोलने में कठिनाई होती है। ठीक, तो यह एक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। चलिए हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। देखिए, किशोर डैश 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 का अनुभव कर सकते हैं। 4 ऑप्शन। ए जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, बी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, सी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, डी आत्मसिद्धि के भाव। तो इसका आंसर होगा बी दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ठीक, हम कह सकते हैं जो किशोर होते हैं वो न तो बालक होता है और न ही वयस्क, वो हमेशा कई बातों के बारे में हमेशा चिंतन करते रहते हैं। जैसे कि उनका चिंतन हो सकता है कि वो अपनी शिक्षा के सफलता के बारे में करते हों, धन प्राप्ति के बारे में करते हों, समाज के बारे में करते हों, ठीक, अपने शरीर के बारे में चिंतन करते हों। तो हम कह सकते हैं कि किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन। ए फुदकना, बी दौड़ना, सी लिखना, बी चढ़ना। सूक्ष्म गतिक कौशल, इसका आंसर होगा सी लिखना। और जो फुदकना है, दौड़ना है, चढ़ना है, ये सब सूक्ष्म गतिक कौशल के उदाहरण नहीं है। ठीक, चलिए हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। देखिए 9वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। 4 ऑप्शन। ए सहयोगात्मक समस्या समाधान, बी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्तकार देना, सी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, डी बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो इसका आंसर होगा ए सहयोगात्मक समस्या समाधान वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ठीक, चलिए चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन पर। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश 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 है। 4 ऑप्शन। ए वाक्य, बी रूपी, सी स्वनिम, डी संकेत प्रयोग विज्ञान, जिसको हम प्रैग्मैटिक्स भी बोलते हैं। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी स्वनिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। चलिए हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। देखिए 11वां क्वेश्चन, 11 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु डैश 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 वर्ष होगी। 4 ऑप्शन। ए 8, बी 14, सी 15, डी 12। तो इसको हम बुद्धि लब्धि का सूत्र लगाकर हल करेंगे। इसमें हम बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, तो इसमें जो 75 अंक है वो है बुद्धि लब्धि और 16 बच्चे की वास्तविक आयु है। तो इसको हम रख कर हल कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा डी 12,
यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक, चलिए हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। देखिए 12वां क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश 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 रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। 4 ऑप्शन, ए पूर्ण, बी उच्च, सी मध्यम, डी कम से कम। तो इसका आंसर होगा बी उच्च। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो ये बुद्धि लब्धांक होता है सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से ये संबंधित होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक स्तर का आसानी से पता चलता है और इसको हम मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात जिसमें हम 100 से गुणा करके इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन पर। देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। 4 ऑप्शन, ए बाह्य कारक, बी असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, सी बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, डी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इसका आंसर होगा डी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। चलिए हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। देखिए 14वां क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय। 4 ऑप्शन, ए विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, बी विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, सी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, डी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर। देखिए 15वां क्वेश्चन, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। 4 ऑप्शन, ए निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, बी दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, सी धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, डी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो इसका आंसर होगा डी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ठीक, आइए चलते हैं हम 16वें क्वेश्चन पर। देखिए, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है शिवाय। 4 ऑप्शन, ए विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, बी विद्यार्थियों की क्षमताएं, सी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, डी विद्यार्थियों की त्रुटियां। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ठीक, हम कह सकते हैं कि इससे जो विद्यार्थियों की त्रुटियां हैं उनके अधिगम शैलियों एवं विद्यार्थियों की क्षमता सीखने के लिए आकलन का ध्यान हो सकता है। ठीक, आइए हम चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर। देखिए 17वां क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। 4 ऑप्शन, ए स्मृति, बी अनुशासित स्वभाव, सी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, डी परीक्षण करने की प्रवृत्ति। तो इसका आंसर होगा सी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ठीक, आइए हम चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। देखिए 18वां क्वेश्चन,
मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर यह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह 4 ऑप्शन ए राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, बी इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, सी अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, डी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो इसका आंसर होगा डी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि मोनिका की यह प्रवृत्ति यह दर्शा रही है कि मोहन का पक्ष लेकर वह लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि मोनिका को जब जैसे महसूस हो रहा है कि वो बताने कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो अपने प्रश्नों के शब्दों को बदल देती है। आइए हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। देखिए 19वां क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। इसके 4 ऑप्शन, ए संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, बी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, सी पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, डी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। तो इसका आंसर होगा बी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। 19वां का आंसर बी। आइए चलते हैं हम 20वें क्वेश्चन पर। देखिए 20वां क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। 4 ऑप्शन, ए बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, बी आवासीय विद्यालय खोलना, सी बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, डी विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो इसका आंसर होगा बी आवासीय विद्यालय खोलना। ठीक, चलिए हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। देखिए 21वां क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। 4 ऑप्शन, क्षमता संवर्धन, बी संवेदनशील बनाना, सी पृथक्करण, डी अभिभावकों की भागीदारी। तो हम कह सकते हैं कि सफल समावेशन में क्षमता संवर्धन की आवश्यकता होती है, संवेदनशील बनाना यानी इसकी भी आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी इसकी भी आवश्यकता होती है, सिवाय पृथक्करण के, यानी कि इसका आंसर होगा सी, यानी कि इसमें पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, यानी कि सफल समावेशन में पृथक्करण की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम चलते हैं 22वें क्वेश्चन पर। देखिए 22वां क्वेश्चन, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। 4 ऑप्शन, ए यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, बी यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, सी यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है,
डी, यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। इसका आंसर होगा सी, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ठीक, आइए हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। देखिए 23वां क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश 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 का डैश 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 जरूर होना चाहिए। 4 ऑप्शन, ए विद्यार्थियों बहिष्करण, बी अन्य शिक्षक समावेशन, सी विद्यार्थियों समावेशन, बी अभिभावकों समावेशन। तो इसका आंसर होगा सी, विद्यार्थियों और समावेशन। तो यहाँ पे होगा विद्यार्थियों और का के बाद जो डैश है यहाँ होगा समावेशन। ठीक, आइए चलते हैं हम 24वें क्वेश्चन पर। देखिए 24वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि 4 ऑप्शन, ए विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, बी पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, सी विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, डी प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो इसका आंसर होगा सी, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक, आइए हम चलते हैं 25वें क्वेश्चन पर। देखिए 25वां क्वेश्चन, शिक्षक डैश 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 के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। 4 ऑप्शन, ए मुक्त खेल के लिए समय देना, बी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, सी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, डी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। इसका आंसर होगा सी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ठीक, देखिए 26वां क्वेश्चन, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। 4 ऑप्शन, ए नैपुण्यता अभिविन्यास, बी निष्पादन उपागम अभिविन्यास, सी निष्पादन परिहार अभिविन्यास, डी कार्य परिहार अभिविन्यास। तो इसका आंसर होगा बी, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ठीक, जैसे कि जो अभी प्रेरणा बालकों को विद्यालय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन हेतु हम प्रेरित करती है, वे जो विद्यार्थी होते हैं वो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक और प्रबल इच्छा प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं कि निष्पादन उपागम अभिविन्यास की उनमें प्रवृत्ति होती है। ठीक, आइए हम चलते हैं 27वें क्वेश्चन पर। देखिए 27वां क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को 4 ऑप्शन, ए सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, बी विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए, सी समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देना चाहिए, डी सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। इसका आंसर बी होगा,
विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ठीक, आइए हम चलते हैं 28वें क्वेश्चन पर। देखिए 28वां क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी है? 4 ऑप्शन। ए मेरा पड़ोस, बी मेरा विद्यालय, सी मेरा परिवार, डी मेरा प्रिय मित्र। तो इसका आंसर होगा सी मेरा परिवार। ठीक, हम कह सकते हैं कि जो बालक का समाजीकरण में उसके परिवार का प्रमुख योगदान होता है। बालक जो कुछ भी सीखता है सबसे पहले वो अपने परिवार से ही सीखता है, अपने माता पिता से सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी विषय वस्तु या थीम शुरुआत करने के लिए हम सबसे पहले बच्चे के परिवार से शुरू करेंगे। ठीक, आइए हम चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। देखिए 29वां क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन। ए स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बी यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह हो संकेत करता है शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। सी एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। डी प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो इसका आंसर होगा बी। यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। यह कथन सत्य है। ठीक, आइए हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। बी समस्या मौलिक होती है। सी सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। डी समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। इसका आंसर होगा ए समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। यहाँ पे सीटेट 2012 के जो नवंबर में पेपर हुआ था उसका सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन के सॉल्व कर दिए गए हैं। तो मिलते हैं हम अगले क्लास में। थैंक यू।